यार बहुत उम्दा कलाकार है। मतलब इरफान भाई के बारे में बात, मतलब क्या करें अभी। वो तो वो अपने आप में एक महारत ही, अपने आप में एक खुद इंस्टीट्यूशन है वो। और जिस जिस तरीके से वो हर एक किरदार को अपना कर लेते, अपना बना लेते थे, उतना सहजता के साथ काम करना तो मतलब इट्स गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और इरफान भाई के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। एक फिल्म में हम थे बट सामने सामने कभी नहीं आए। तो और बाकी इरफान भाई के सारे कैरेक्टर्स है। मतलब बचपन, मतलब इरफान भाई को देखे हुए एक डॉक्टर्स की मौत के टाइम की बात कर रहा हूँ, वहाँ उनकी सहजता, उनके परफॉर्मेंस के डेप्थ। उसके बाद मुंबई मेट्रो में एक शायद चाय वाला का रोल किए थे, जो एक तमिलियन टी वेंडर्स और उडुपी अपना वो इडली बड़ा बेचने वाला। वो भी कितना प्यारा कैरेक्टर था, कितना उनमें वो मकबूल। ऑफ कोर्स हर एक जगह में उनकी सहजता इतनी कमाल है। मैंने पीकू में अपना वो इंग्लिश मीडियम, तो या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ना, बोथ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, वहाँ भी कितने कमाल के काम किए उन्होंने। तो ब्रिलियंट है। स्पेशल लगा मतलब उनका यहाँ पे उनकी एक्टिंग शैली, उनके वो किस तरीके से कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर के इनर्स को पकड़ते हैं। और दैट इज़ वेरी यूनिक, दैट इज़ लाइक वो, मतलब वो उनकी यूनिकनेस इतनी कमाल होती है कि वो ऐसा नहीं लगता कि ये जो रेंडरेशन ये आपने कभी किसी और से और से देखा भी है ना। तो किसी और एक्टर का किरदार का किसी का भी झलक आपको नहीं दिखता है। वो इतना यूनिक दिखता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो लवली, सो ब्यूटीफुल। मकबूल ऑफ कोर्स। यार बहुत टैलेंटेड एक्टर्स है ये सब, लेकिन वो एक एक्चुअली वो जॉनरा स्पेसिफिक टाइम में, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक जॉनरा स्पेसिफिक फिल्मों में गोविंदा काम करते थे। और वो जॉनरा अभी इतनी है नहीं, तो वो जॉनरा अभी चल नहीं रहा। एंड एक टाइम फ्रेम की बात है। उस टाइम नो ही केम एज अ हीरो, नाउ ही इज़ इन द मिडिल एज, राइट। सो आई होप दैट आई थिंक दैट नो कि चीज़ें अगर वो भी अगर बैलेंस कर पाए, अगर इंडस्ट्री भी उनको लेके बैलेंस कर पाए, तो दोनों तरीके से काम हो सकता है। क्योंकि बहुत खतरनाक अभिनेता, वो बहुत बेहतरीन अभिनेता है। तो हम तो चाहेंगे कि वो दोबारा काम करें। यार शोले एक आइकॉनिक फिल्म है। शोले के हर एक कैरेक्टर्स छपे हुए दिलो दिमाग में। तो हर एक कैरेक्टर्स अगर मैं करूँ तो जाहिर सी बात है कि एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि बहुत ही पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। तो मेरे किए हुए कैरेक्टर्स अलग ही होंगे, जाहिर सी बात है। पर वो सारे कैरेक्टर्स है बहुत दमदार कैरेक्टर, चाहे वो गब्बर हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो जय हो, वीरू हो, चाहे सुरमा भोपाली क्यों ना हो, चाहे वो असरानी जी का जो कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर बहुत ही मतलब इतना सब्सटेंशियल है सारी चीज़ें। और वो एक्चुअली वो यूनिक फिल्म आइकॉन बन चुका है। उसका तो हर एक कैरेक्टर बहुत ही प्यारे हैं। ये एक्चुअली जब मैं कलकत्ता में 1988 में जब मैंने नाटक करना शुरू किया था, जब थिएटर करना शुरू किया था इनफैक्ट, तो उसी टाइम जब पहली बार जो वैलिडेशन मिलने लग गया कि लोगों ने देखा और सराहा, लोगों ने कहा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और क्या स्पीच थे आपके, क्या डांस था, क्या सब कुछ, सारी चीज़ों को मिला के, तो फिर उस टाइम जब मज़ा आना शुरू हुआ, जब आपको स्टेज में मज़ा आना शुरू हो जाता है, जो आपको पता चलता है कि ऑडियंस के साथ आपका एक कनेक्शन बन रहा है,
ओके, आप जज कर सकते हैं कि अगर कॉमेडी प्ले है तो आप जज कर सकते हैं कि आपकी टाइमिंग ठीक गई है और ऑडियंस ने रिएक्ट किया, और फिर ऑडियंस के रिएक्शंस को आप पकड़ के फिर और अगर आगे जाके आप और भी मॉड्यूलेट करते चीज़ों को। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा वक्त ही सिखा देता है थिएटर में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद। तो उसी टाइम आपको पता चलने लग जाता है कि यार हाँ ठीक है यार, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं कर सकता हूँ, ये क्राफ्ट मुझे आता है। तो उसी टाइम थोड़ा सा एहसास तो हो ही गया था, इसलिए थोड़ी सी फिर बाद में जाके लगा कि थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एनएसडी की तरफ रुख किया था। यार ऐसी फिल्में बहुत थी एक्चुअली बचपन में। मेरे पेरेंट्स वो काफ़ी सपोर्टिव इन द सेंस, मतलब हमारे कल्चर्स थे, मतलब हमारे कल्चर का पार्टी था कैलकाटा में। जैसे मेरे पिताजी जैसे कि ऐसी कभी कोई फिल्में होती है जैसे कि बेनहार हुआ, 10 कमांडमेंट्स हुए, जॉज हुए, ऐसी फिल्म तो मैंने बॉर्न फ्री, ऐसी फिल्में तो मैंने पिताजी के साथ देखी है। तो पिताजी ही लेके जाते थे कि यार ये अच्छी फिल्म है, बच्चों को दिखाना चाहिए। उस टाइम उस तरीके से फिल्में आती थी, तो ऐसी फिल्में माँ बाप के साथ जाके देखते थे। और तो उसी टाइम एक आइडिया हो गया था कि सिनेमा के बारे में, कि बेनहर में जब वो चैरियट रेस होता है तो आपको मैग्नम ऑपस लगता है। ये जॉज में जो एक वो शार्क, मतलब वो जो खौफ, वो जो पानी अंडर वाटर, तो सारी चीज़ें वो इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक लगती थी, खतरनाक लगते थे उस टाइम में। और आपको पता चलता था कि सिनेमा कितनी बड़ी चीज़ है, मैग्नम ऑपस है। उसके बाद मॉम डैड के साथ मैं ज़िंदगी में पहली बार जो हिंदी फिल्म देखी थी वो शोले। तो वो शोले भी उस टाइम के हिसाब से 70 mm स्क्रीन में इन फिल्म का आना, उसका डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी साउंड अपना, और एक कॉइन एक टॉस होता था, वो गिरता था, टांग करके बचता था पूरे हॉल में, वो सब एक्सपीरियंसेस उस टाइम। तो ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है सिनेमा के बारे में। और वही देख देख के बड़े हुए हैं। होर्डिंग्स, सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे, अगर मतलब कुछ काम नहीं है, सिनेमा देखने भी नहीं जा रहे, तो भी सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे बाहर स्टैंडीज़ देखने के लिए और स्टोरी बोर्ड्स देखने के लिए। पहले 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 ज़माने में रिलीज़ से पहले सिनेमा हॉल के अंदर स्टोरी बोर्ड्स भी लगते थे, स्टील्स के बोर्ड्स लगते थे, कि स्टील्स आ जाते थे पहले, सबसे पहले एग्जीबिटर के पास डिस्ट्रीब्यूटर से, तो पहले वो स्टील्स लगा देते थे। उस टाइम इतने प्रमोशंस द्वारा आज के तारीख में तो इतना कुछ था नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी है। और एक ज़माना ये भी था कि जब लाइक एक डाउट भी होता था कि हम घुसने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि कुछ एडल्ट फिल्में होती थी और कुछ फिल्में ऐसे होती थी कि वो अब हम अधिकतर टाइम हम स्कूल, कभी कभार 9th और 10th में स्कूल बंक करके भी चले जाते थे। तो वो फिर उसके बीच में कपड़े भी चेंज करने पड़ते थे, नहीं तो फिर घुसने भी नहीं देंगे स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के। तो ऐसे तो बहुत सारी फिल्में ऐसे बंक करके बचपन में 9th 10th 11th 12th बहुत देखी, मतलब बंक करके भी देखे, और इनफैक्ट बोल के भी जाते थे बाद में कि फिल्म देखने जा रहे हैं, बिकॉज उतनी छूट थी घर से। और बंक करके भी गए स्कूल में। नाइन अपना सैटरडे को हमारा हाफ डे होता था, तो हाफ डे ख़त्म होती हम भाग के किसी भी तरीके से नून शो पकड़ने के लिए चले जाते थे, तो कम से कम नून शो पकड़ में आ जाए। तो वैसे में बहुत फिल्में देखी है, जैसे कि एक छुप 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 के, मतलब बहुत सारी फिल्म, मतलब काफ़ी फिल्में देखी। नहीं, राइटिंग तो बहुत अहम है, बिकॉज आज की तारीख में उसका प्रमाण मिलता है कि ओटीटी के टाइम में कि कंटेंट इज़ द किंग, क्योंकि कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री, कंटेंट लेके कौन आता है, कंटेंट लेके राइटर ही आता है। तो आज की तारीख में राइटर की अहमियत हमको समझ में आती है कि राइटर अगर, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड
की तरफ भी देखा जाए, सबसे पहले स्क्रिप्ट लेवल पे काम होता है। पहले एक स्क्रिप्ट लॉक्ड होता है, उसके बाद स्क्रिप्ट को डॉक्टर किया जाता है, तो स्क्रिप्ट की डॉक्टरिंग भी होती है। उसके बाद जब पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट लॉक्ड है, स्क्रिप्ट बाइबल बन चुका है, तो उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होता है, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो एक पहले बीच में एक ऐसा टाइम भी था कि जहाँ राइटर्स लगभग गायब हो गए थे, और एक वन लाइनअप में पिक्चर बनती थी कि वन पेज कॉन्सेप्ट में या फिर वन लाइनर फिल्म, उसके ऊपर चलते फिल्म में कहानियाँ लिखी जाती थी, स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। एक ऐसा टाइम भी था कि बाहर की फिल्मों के नकल में हमारी फिल्में बनती थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें राइटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। तो राइटर आज की तारीख में एक बहुत अहम पिलर है सिनेमा के, जो कि सबको पता चल गया है। तो और बीच में ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अब मतलब आते थे कि सिनेमा में राइटर लेके आते थे, उनको लगता था कि डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि यार नहीं नहीं ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, यार कुछ ऐसा लाओ कि जो थोड़ा सा कमर्शियल हो, थोड़ा सा। अब पहले कोई पिक्चर अगर जैसे कि वो इंडस्ट्री में तो चलन तो है ही है कि लगान वो हिट हो जाने के बाद 2-3 लगान अब और बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकिन आज की तारीख में जब OTT आता है, तो रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो मैंने देखा है कि एक फिल्म जो है आज से लाइक 7-8 साल पहले पिच की गई थी, जिस टाइम उसको ठुकरा दिया गया था। अब कोई दोबारा प्रोड्यूसर्स आके फिर उसी को ढूंढते हैं कि यार वो फिल्म जो तुमने पिच की थी 9 साल पहले, वो फिल्म वो है तुम्हारे पास स्क्रिप्ट, अब उस पर काम शुरू हुआ है। मतलब तो लोगों को पता चल गया कि राइटर्स की अहमियत क्या है। यार ये डिपेंड करता है, बिकॉज क्या होता है ना कि आप जब फिल्म करते हैं तो आपको जब आपके पास जब रोल आता है, तो सबसे पहले तो रोल आपको सुनाया जाता है कि रोल कैसा है, कौन सा रोल कर रहे हैं। आपको कभी कभार लगता है कि यार कहानी कमज़ोर है, लेकिन ये रोल जो है मेन लीड है, और ये तो फिर आपको ये लगता है कि यार थोड़ा सा बैठ के चलो शायद कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, शायद हो सकता है कि राइटिंग के लेवल पे ऐसा लग रहा है, और जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो शायद भी ये कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः तो कैरेक्टर ही सबसे पहले मैं देखता हूँ, उसके बाद कहानी, ऑफ कोर्स कहानी देखता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। ये भी देखता हूँ कि कितने कौन कौन और किरदार, कौन कौन और एक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए, कौन कौन टेक्नीशियंस जुड़े हुए, एंसेंबल कैसा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और एंड ऑफ द डे एक्चुअली ये भी बात बहुत सच है कि यही रोज़ी रोटी है। आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, तो मुझे जितना मेरा घर गृहस्थी का खर्चा वर्चा सब कुछ है, लाइफ यही है, इधर से ही है, तो मैं मना भी कितना करूँ, मना भी करना। तो मुझे ये लगता है कि यार कोई भी कैरेक्टर जो है, कुछ भी कैरेक्टर अगर मुझे लगता है कि ये प्लेएबल है, मेरे लिए इनफ मीट है, इसमें फूड है, तो मैं तो अपना कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा उधर जाके। तो फिर उसी हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बहुत लोग बोल देते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मुझे वो लगता है कि यार वो अपनी थाली को छोड़ के दूसरी थाली में झाँकने वाली बात हो जाती है। तो मुझे जो कैरेक्टर ऑफर किया जाता है, तो मैं उसी को जस्टिस करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे मालूम है कि डायरेक्टर कुछ सोच के ही मुझे ऑफ़र किया है, या फिर किसी उस किरदार में वो किसी और को चाहते हैं, वो उसका विजन है। तो मैं हालांकि बोल तो ज़रूर देता हूँ कि वो कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं वो कभी डिमांड नहीं करता हूँ कि यार भाई मेरे को वो वाला करने दे, और समथिंग लाइक दैट। वो उस जोन में मैं बचता नहीं हूँ, तो वो कभी होता नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो अपना बहुत ही जुविनाइल वाली बात है। नहीं, मतलब इम्प्रोवाइज मतलब कैरेक्टर को बेटर करने के लिए, कैरेक्टर को बेहतरीन और बेहतर करने के लिए, या फिर कहानी को और बेहतर बनाने के लिए,
कहानी के साथ रहते हुए अगर इम्प्रोवाइज़ करते तो वो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा किसी डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। इम्प्रोवाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और ही ट्रैक में चले गए और ही जोन में चले गए, आप कहानी से बिल्कुल अलग चले गए, लेकिन मेगालोमनियक ट्रिप में चले गए कि यार देखो मेरी एक्टिंग देखो, मैं कितना अच्छा हंसा सकता हूँ या मैं कितना बोल सकता हूँ, मेरी हिंदी देखो यार, मैं कितना मतलब इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें वो बहुत ही अलग जोन है। उस जोन में तो मैं खुद भी नहीं जाना चाहूँगा, मैं जाता भी नहीं हूँ, और ना कि किसी को जाना चाहिए, ना कि डायरेक्टर को अलाउ भी करना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो फिल्म वो हाथ से निकल जाती है, वो सीन चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको एक सीन के लिए आपको अगर 3 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, अगर आप उसी को आपने 1 मिनट कर दिया तो आपको तो काटना ही पड़ेगा ना एंड ऑफ द डे। तो आप इससे बेटर यही होना चाहिए कि आप उसी में रहिए ना, उसी दायरे में रहिए, सो दैट नो यू डोंट शूट एक्स्ट्रा, यू डोंट एक्स्ट्रा तो हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। जो एप्ट होता है वो एप्ट होता है, एक एक्स्ट्रा होता है एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जब कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से स्केच्ड हो, लिखा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको अपना बनाता हूँ। मतलब आई मेड दैट कैरेक्टर लाइक नो माइन, कि वो मैं ही होता हूँ उसमें। तो इसलिए मैं कुछ जीते हुए कुछ चीज़ें कभी कर जाता हूँ, कभी इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे मैं कभी कुछ हो सकता है कुछ जेस्चर कर दिया, कुछ और डायलॉग बोल दिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीन में मेरे को लग रहा है कि मैं इधर, हो सकता है मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टर ये भी बोल देता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो प्रोसेस है, वो आप काम करते हुए आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अभिनय देखिए, अभिनय इट्स एक्चुअली मेकिंग अ वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव। ये एक मेक बिलीव वर्ल्ड है जो आपको क्रिएट करना होता है, कि जो सच है भी और नहीं भी है। मतलब आप इट्स लाइक इट्स ऑलवेज इन अ डिस्गाइज। एक छद्मवेश जिसको बोलते हैं, जो नहीं है, आप उस चीज़ को शिद्दत से कैसे लेके चले जा सकते हैं। और इट इज़ जस्ट बिहेवियर ऑल्सो, कि आप जैसे कि, और आर्ट ऑफ टेलिंग लाई, कि आप किस तरीके से एक झूठ को बहुत अच्छी तरीके से बिलीव के तरीके से बोल सकते हो। कि इट्स अ वर्ड, एक्चुअली इट्स अ आर्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव। के मेक बिलीव मतलब यहाँ आपको सब कुछ बिलीव करना है, बिलीव कराना है। तो अगर आप उस, और एक्टर क्या करता है, एक्टर एक भाव का संचार करते हैं, एक भाव क्रिएट करता है। और मतलब एक वो एक्टर एक मान लीजिए हमने आपको एक दिखा दिया कि एक आम है मेरे हाथ में, और उस आम को मैं खाना शुरू किया, उसको पील किया, तो उसके हाथ वो उस आम से ऐसे रस निकल के हाथ में जा रहा है, तो आप उसको चाट भी रहे। तो आप ऑलरेडी उस ऐसे क्रिएट कर दिया था कि आपको ऑडियंस को रस मिल रहा है, ऑडियंस देख पा रहा है, समझ पा रहा है, सोच पा रहा है कि कितना मीठा है वो आम, या फिर खट्टा है, या फिर बिल्कुल टेस्टलेस है। वो आपके खाने से ऑडियंस को पता चलेगा। तो आप भाव का संचार करते, ऑडियंस रस लेता है। तो ऑडियंस के साथ आपका ये रिश्ता है। तो वो जिस दिन संभव हो जाएगा कि आप ऐसा भाव संचार कर सकते हैं कि ऑडियंस उस भाव में बह जाए, तो उस दिन आप एक एक्टर कहलाते हैं। और भूल जाने के मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भूलना पड़ता है। भूल जाना मतलब अपने आप को जान के फिर अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने आप को पीछे छोड़ के आना पड़ता है जब आप कुछ कैरेक्टर करते हैं। तो वो आपका क्राफ्ट का हिस्सा होता है। लेकिन अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को जानते ही नहीं है तो फिर आप यूनिकनेस को कैसे पकड़ के आएंगे। ईमानदारी की बात नहीं है, पकड़ की बात। अगर जहाँ तक आप पकड़ की बात करें तो कोई भी कैरेक्टर करने के बाद, आज से मतलब अगर एक कैरेक्टर जो मैंने किया, और चाहे वो कितनी भी चर्चित क्यों हो जाए, 5-7 साल बाद उस कैरेक्टर को देखने के बाद एक और तरीके के आयाम नज़र आते हैं कि अरे यार उस टाइम मैं
उस टाइम मुझे ये समझ में नहीं आई थी, नहीं तो मैं इस कैरेक्टर को इस तरीके से भी कर सकता था। तो वो जितने टाइम आप उस चीज़ के साथ स्पेंड करते बिताते उतने ही आपको पुराने काम देख के ऐसा लगता है कि यार आज अगर मैं ये काम करता तो कुछ और तरीके से करता, क्योंकि कि आप एक्टर एक्टर की ज़िंदगी में भी चीज़ें घट रही होती है, उसके पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें घट रही होती है, उसको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होती है। तो एक आदमी बाप बनने से पहले अगर बाप का अभिनय कर रहा है तो वो जिस तरीके से करेगा, उसके बाद वो जब वो बाप बनने के बाद 10 साल बाद जब घूम के देखेगा, अरे यार आज मुझे पता चला कि बाप होता क्या है, तो वो बोलेगा कि यार आज अगर ये कैरेक्टर मैं करता तो शायद किसी और तरीके से करता। तो रेट्रोस्पेक्ट पे हमेशा ये मुझे तो लगता है ये चलता रहता है, यही चलता रहता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के इंटरप्रिटेशंस का कोई अंत नहीं होता है। हर एक कैरेक्टर को अगर इंटरप्रेट करे और आप जिस तरीके से करना चाहोगे, मैं कुछ अलग तरीके से करूँगा। मतलब एक ही कैरेक्टर, एक ही किरदार अगर 5 डिफरेंट एक्टरों को दिया जाए, 5 डिफरेंट एक्टर 5 तरीके से करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू का गेम है, पॉइंट ऑफ व्यू का खेला है यार। ये हर एक कैरेक्टर के साथ, अगर पोचर को लीजिए, पोचर में मेरे जो कैरेक्टर है वो भी अचीव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अचीव जब हुआ है कि अचीव कब होता है कि जब डायरेक्टर आपको बोलता है कि ओके आई एम गुड, ओके मूविंग ऑन, तो आपको सबसे पहले लगता है कि आप अचीव कर चुके हो, शायद ये इस लाइन पे आप जा चुके हैं। और ऐसे सारे कैरेक्टर्स है, देवडी है, फिर ब्लैक फ्राइडे है, महारानी है, अनदेखी है, रॉकेट बॉयज़ है, जमतारा है, सारे कैरेक्टर उसी तरीके से। मतलब एक टाइम में तो जद्दोजहद होती है, मतलब आपको एक उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और बाद में जब अचीव हो जाता है फिर आपको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है अचीव हो गया, वर्क कर गया, फिल्म चल गई, शो चल गया और लोगों ने सराहा और अवार्ड भी मिल गया, रिवॉर्ड भी मिल गए। तो इसी तरीके से मतलब हर एक कैरेक्टर में एक जद्दोजहद तो होता ही है। ये देखिए, अव्वल तो सबसे पहली बात है, कमेंट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने दोनों फिल्में नहीं देखी। तो सिकंदर भी नहीं देखी मैंने अभी तक, टाइम नहीं मिला, और ना तो उसको किसका रीमेक है वो भी मैंने नहीं देखा। बात दरअसल कॉपी और रीमेक की, कॉपी तो होते रहे, रीमेक्स भी होते रहे, हिट भी होते रहे, फ्लॉप भी होते रहे। ये गणित है, ये एक किसी गणित के तहत ये सब कुछ चलता रहता है। वो कब किसका काम होता है, काम आता है, कब किसका नहीं आता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपको साउथ की हर एक फिल्म की हिट होती है, वो भी नहीं होती, वहाँ भी फ्लॉप्स होते हैं। तो हिट और फ्लॉप इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक कि अगर सब्जेक्ट जितना रिलेटेबल होगा, कंटेंट जितना रिलेटेबल होगा, लोग उतना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को आज की तारीख में ना अगर आप देखें कि मलयालम शोज़, कन्नड़ शोज़, ये बाहर के शोज़, वो बहुत देख के आपको लगता है कि ये बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द की कहानी है, मतलब आसपास की कहानी, आसपास सारी चीज़ें चल रही है, तो वो रिलेटेबल लगता है। तो जो जितना रिलेटेबल होता है उतना वो चलता है, मुझे लगता है। तो मुझे भी लगता है कि हमको ज़्यादातर कंटेंट पे फोकस करना चाहिए और ऐसे कंटेंट बनाने की कोशिश करना चाहिए जो बहुत रिलेटेबल हो, जो घर की कहानी हो, अपने पड़ोस की कहानी, लगे कि वो बंदा उठ के आया है पड़ोस की जगह, लगे कि वो इस बंदे को मैं इस बंदे को तो हर रोज़ देखता हूँ। तो उस टाइप के, जैसे कि बाकी आप देख लीजिए ना, और नॉर्थ के सारे, भाई साउथ के सारे ऐसे ही होते हैं। वो लगता है कि बहुत ही डे टू डे रोज़मर्रा के लोग काम कर रहे हैं, सब दोनों ही। स्टेज भी करूँ तो वो भी मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज स्टेज आपको हमेशा एक चैलेंज थ्रो करता है, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ आमने सामने होता है। आपको ऑडियंस रिएक्शन भी देन एंड देयर मिल जाती है, और बड़े पर्दा में मैग्नम ऑपस है, वहाँ देखने में अच्छा लगता है, या ये इतनी बड़ी चीज़ है। और OTT में काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि OTT में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, फ्लेयर ज़्यादा मिलती है, तो आपको कैरेक्टर की बारीकियों में, डिटेलिंग में काम करने का मौका मिलता है, तो सारे जगह में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। बस
मौका मिलना चाहिए। सबके साथ काम करना है, ऐसा 2-3 किसी का नाम लेना तो थोड़ा वाजिब नहीं होगा, पर सबके साथ मैं काम करना चाहूँगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट में मेरे एक फिल्म है, एक रुका हुआ फैसला, वो आने वाली है। मैंने अभी गुलाबी नाम की एक फ़िल्म की है, वो भी आ जाएगी शायद। चकदा एक्सप्रेस, ये सब रिलीज़ के कगार पे है, तो होपफुली कुछ तो होगा।